नमस्कार दोस्तों, मैं बद्री जाट जैन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अपने हिंदी के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक संधि के बारे में। आपको भी पता है कि अपने जो प्रतियोगी परीक्षा होती है उसमें अगर हिंदी सिलेबस में है तो उसके अंदर संधि टॉपिक होता है। जैसे अपने रिक्त पटवार आदि के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक संधि के बारे में आज हम बात करेंगे। तो देखो दोस्तों, अगर हम बात करें संधि के बारे में तो संधि से अपने सिंपल सा प्रश्न आता है कि संधि का विलोम क्या होता है। तो संधि का विलोम होता है विग्रह। क्या होता है? विग्रह। या फिर इसी का हमें एक और विलोम मिलता है विच्छेद। क्या मिलता है? विच्छेद। अगर विग्रह ऑप्शन में नहीं है और अगर विच्छेद दे रखा है तो संधि का विलोम विच्छेद भी सही है। ये दोनों ही आपको एक साथ ऑप्शन में नहीं मिलेंगे। इसके बाद अगर हम बात करें संधि का शाब्दिक अर्थ, किसकी बात करें? शाब्दिक अर्थ कि संधि का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मिलाना। क्या होता है? मिलाना। या फिर हम इसी को कहें तो क्या होगा? जोड़ना। संधि क्या काम करेगी? मिलाएगी। मिलाएगी किसको? दो वर्णों को मिलाएगी। किसको मिलाएगी संधि? दो वर्णों को मिलाएगी। अब दो वर्णों को कैसे मिलाएगी? संधि दो वर्णों को मिलाएगी। दो पद होते हैं। एक तो पद होता है प्रथम पद। क्या होगा? प्रथम पद। और एक होगा द्वितीय पद। क्या होगा? द्वितीय पद। दो पद होंगे। अब प्रथम पद की तो ली जाएगी इसमें अंतिम ध्वनि। क्या ली जाएगी? अंतिम ध्वनि। मतलब मिलेंगे कौन? प्रथम पद की अंतिम ध्वनि और द्वितीय पद की प्रथम ध्वनि। द्वितीय पद की प्रथम ध्वनि। और इन दोनों के मध्य योग होगा। मतलब ये दोनों मिलेंगे और इन दोनों के मिलने से जो बदलाव होगा क्या होगा? बदलाव। या फिर हम इसी को कहते हैं परिवर्तन, या हम इसी को कहते हैं विकार। तो दोस्तों, यहां से अपने क्या निकल के आ रही है? संधि की परिभाषा निकल के आ रही है कि दो वर्णों के परस्पर मेल से उत्पन्न विकार या परिवर्तन को क्या कहते हैं? हम संधि कहते हैं। अब देखो परिवर्तन कैसे होगा, हम इस संधि परिभाषा को समझते हैं। दो वर्णों के परस्पर मेल से, देखो पहली बात तो ये स्पष्ट होती है कि संधि में वर्ण मिलते हैं, शब्द नहीं मिलते हैं। शब्द किसमें मिलते हैं? समास में मिलते हैं। संधि में दो वर्ण मिलेंगे। अब देखो वर्ण कैसे मिलेंगे? जैसे मैंने एक शब्द लिया सम। क्या लिया? सम। और एक दूसरा शब्द लिया आस। अब किसी ने कहा कि भाई ये दो शब्द इन दोनों का जोड़ के एक शब्द बनाओ, नया शब्द बनाओ। क्योंकि हिंदी में जो अपने संधि टॉपिक है इसका काम ही यही है हिंदी में नए शब्दों का निर्माण करना। संधि इसलिए है हिंदी में सिर्फ शब्द निर्माण करने के लिए। दो शब्दों को मिला के ये एक ही शब्द बना देगी। अब ये सम और आस है। अब देखो संधि होगी क्या? ये प्रथम पद है, ये द्वितीय पद है। इसकी ये परिभाषा इधर प्रथम पद द्वितीय पद। प्रथम पद की क्या लेंगे हम? अंतिम ध्वनि। अगर प्रथम पद की अंतिम ध्वनि की बात करें तो हमने ये क्या लिख रखा है? म। और म के नीचे मैंने लगा रखा है ये हलंत। हलंत का मतलब ये है कि म क्या है? व्यंजन है। और इस हलंत का मतलब ये है कि इसमें क्या है? स्वर नहीं है। क्योंकि व्यंजनों को किसकी सहायता से बोला जाता है? स्वर की सहायता से। व्यंजन को स्वर की सहायता से ही बोला जाता है। लेकिन अगर व्यंजन को स्वर रहित दिखाना है तो हम उसके नीचे क्या लगाते हैं? हलंत लगाते हैं। मतलब ये है कि ये अंतिम ध्वनि क्या है इसकी? म। और इधर क्या है? आ स्वर है। अब देखो आपको ही पता है कि व्यंजन को स्वर की सहायता से बोला जाता है। अगर कोई स्वर रहित व्यंजन है और अगर उसके बाद में कोई स्वर है तो वो स्वर उस व्यंजन में मिल जाता है। तो इस प्रकार से इसका शब्द क्या बन जाएगा? समास बन जाएगा। तो ये तो एक जग जाहिर बात है कि भाई स्वर रहित व्यंजन के बाद में कोई स्वर है तो वो उसमें मिल जाएगा। मतलब इसमें क्या नहीं हुआ? कोई परिवर्तन नहीं हुआ, कोई भी परिवर्तन या बदलाव नहीं हुआ। तो इसमें क्या नहीं है? इस सम प्लस आस में क्या नहीं है? संधि नहीं है। संधि इसमें है ही नहीं। ये शब्द किससे मिला है? संयोग से मिला है। तो इस प्रकार से कभी कभी संयोग से भी शब्द मिल, ये शब्द गलत नहीं है, शब्द सही है। संधि से नहीं मिला तो ऐसे ही मिल गया, संयोग से मिल गया। तो इसमें मतलब समास में कोई भी संधि नहीं है। क्योंकि ये यहां तक योग तो कर रहा है लेकिन ये क्या नहीं कर रहा है? बदलाव नहीं कर रहा है। और जहां पे बदलाव नहीं है वहां पे कोई संधि नहीं है। देखो अब मैं दूसरा पद लेता हूं। एक पद मैंने और लिया सम। सम क्या है? उपसर्ग है। और धी क्या है? मूल शब्द। कोई संधि के टुकड़े हैं ये, सम प्लस धी। अब देखो इधर अगर हम बात करें तो वही वाली कि इसका अंतिम वर्ण क्या है? अंतिम वर्ण क्या है? म है। और इसके बाद में क्या है? इसके बाद में अगर हम बात करें ना तो द और ई है। द और ई है। अब देखो अगर इधर भी और अगर हम टुकड़े करने चाहे तो कर लो आप। भले स में से अ निकाल दो, स्वर को निकाल दो। अब देखो संधि होगी क्या? ये यहां हमने एक सेकंड में इनको सही लिख देता हूं। ये क्या है? स में से हमने क्या निकाल दिया? स में से भी अ निकाल दिया। इधर म, ठीक है, और इधर द और ई। अब देखो ये यहां तक अपने बात होगी प्रथम पद की। प्रथम पद का अंतिम वर्ण क्या है? म। द्वितीय पद का प्रथम वर्ण क्या है? द। अब म और द अपनी संधि किसमें होगी? प्रथम पद की अंतिम वर्ण, द्वितीय पद का प्रथम वर्ण।
अब देखो आगे एक नियम आएगा, मैं आपको आगे व्यंजन संधि में बताऊंगा म का नियम। किसका नियम बताऊंगा? म का नियम, कि अगर म के बाद में क्या है, म के बाद में अगर कोई भी स्पर्श व्यंजन आए, क्या है? स्पर्श व्यंजन। आपको भी पता है कि स्पर्श व्यंजनों की संख्या अपने हिंदी में कितनी है? 25 स्पर्श व्यंजन है, और उन 25 स्पर्श व्यंजनों को 5 वर्गों में बांट रखा है, कच्चे ट तक। कितने वर्गों में बांट रखा है? 5 वर्गों में, मतलब क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। तो देखो ये होगा क्या, अगर म के बाद में कोई सा भी स्पर्श व्यंजन आता है तो म अपने से आगे वाले यहाँ पे जो भी स्पर्श व्यंजन आएगा उसके वर्ग के पंचमा अक्षर में बदल जाएगा। किसमें बदल जाएगा? पंचमा अक्षर में बदल जाएगा। मतलब स्पर्श व्यंजनों को 5 वर्ग में बांट रखा है, और ये क्या करेगा, इसके आगे जो भी स्पर्श व्यंजन आएगा उसके पंचमा अक्षर में बदल जाएगा। तो यहाँ पे आगे क्या है? द है। आपको पता है ध किस वर्ग का है? त वर्ग का। मैं यहाँ पे त वर्ग लिख देता हूं, त, थ, द, ध और न, ये त वर्ग है। अब देखो अपना ये नियम क्या कह रहा है कि प्रथम पद में अगर म है, म के बाद में कोई भी स्पर्श व्यंजन है, ये स्पर्श व्यंजन द है, तो वो उस वर्ग के पंचमा अक्षर में बदल जाएगा। ये किस वर्ग का है? त वर्ग का है, और त वर्ग का पंचमा अक्षर क्या है? न है। तो ये म किसमें बदल जाएगा? न में बदल जाएगा। म किसमें बदलेगा? न में बदलेगा। तो इस प्रकार से अब इनको वापस मिला दो, स में अ मिलाएगा, स पूरा हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में म क्या बन गया? न बन गया। इसके बाद में क्या है? द में क्या मिला दो? ई मिला दो, और इस प्रकार से अपना शब्द क्या बन गया? संधि। तो दोस्तों ये है संधि। संधि की परिभाषा क्या है? दो वर्णों के परस्पर मेल से उत्पन्न विकार को, जो विकार हुआ, जो परिवर्तन हुआ, वो क्या कहलाएगा? संधि कहलाएगा। और जबकि यहाँ समास में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ, म का म ही रह गया, इसलिए यहाँ पे कोई संधि नहीं है, और यहाँ पे म का न हो गया, इसलिए ये संधि है। तो दोस्तों इतनी सारी बात करने से हमारे सामने एक बात निकल के आई, वो क्या है? संधि की परिभाषा। कि संधि किसे कहेंगे? तो संधि कहेंगे दो वर्णों के परस्पर, मतलब आपस में परस्पर मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। ठीक है दोस्तों, संधि कहते हैं। तो मैं ये समझता हूं कि मेरे हिसाब से आपको संधि की परिभाषा में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि संधि किसे कहते हैं। दो वर्णों का परस्पर मेल होगा और उनमें जो बदलाव होगा वो बदलाव ही क्या कहलाएगा? संधि कहलाएगा। देखो दोस्तों, अब हम आगे बात करते हैं संधि के बारे में। देखो आपको पता है कि संधि के भेद कितने हैं? तो संधि के मुख्यतः 3 भेद है। कितने भेद है संधि के? 3 भेद है, जैसे स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। देखो बात करते हैं हम संधि के भेद। अब हम बात कर रहे हैं संधि के भेद। तो संधि के मुख्यतः 3 भेद है। कितने भेद है? 3 भेद है। एक अपने सबसे पहले लेते हैं स्वर संधि। कौन सी संधि? स्वर संधि। एक है अपने व्यंजन संधि, और एक है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि। तो दोस्तों संधि के कितने भेद है? 3 भेद है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। आपको पता होगा वर्णों के कितने भेद है? तो वर्णों के मुख्यतः 2 भेद है, स्वर और व्यंजन। बाकी वर्णों के 3 भेद है, स्वर, व्यंजन और अयोगवाह। स्वर, तो स्वर संधि में क्या होगा? दोनों प्रथम पद की अंतिम ध्वनि भी स्वर और द्वितीय पद की प्रथम ध्वनि भी अगर स्वर हो, और इनके मेल से जो परिवर्तन होगा वो क्या कहलाएगा? स्वर संधि कहलाएगी। मतलब दो सुरों के मेल से, देखो यहां से परिभाषा निकल के आई स्वर संधि की परिभाषा, कि दो सुरों के मेल से उत्पन्न विकार या परिवर्तन, बदलाव क्या कहलाएगा? अपने स्वर संधि कहलाएगा। अगर हम बात करें व्यंजन संधि की, तो व्यंजन संधि में 3 कंडीशन बनती है। अगर प्रथम पद की अंतिम ध्वनि व्यंजन है और द्वितीय पद की प्रथम ध्वनि भी व्यंजन है, तो भी कौन सी संधि होगी? व्यंजन संधि होगी। दूसरी कंडीशन, अगर प्रथम पद की अंतिम ध्वनि स्वर है और द्वितीय पद की अंतिम ध्वनि व्यंजन है, तो भी क्या होगी? व्यंजन संधि। अगर प्रथम पद की अंतिम ध्वनि व्यंजन है, द्वितीय पद की प्रथम ध्वनि स्वर है, तो भी क्या होगी? व्यंजन संधि। मतलब दोस्तों व्यंजन संधि में कितनी कंडीशन बनेगी? 3 कंडीशन बनेगी। अगर व्यंजन का व्यंजन से मेल है तो भी व्यंजन संधि, अगर स्वर का व्यंजन से मेल है तो भी व्यंजन संधि, अगर व्यंजन का स्वर से मेल है तो भी क्या होगी? व्यंजन संधि। मतलब स्वर नहीं आएगी। क्यों स्वर क्यों नहीं आएगा? क्योंकि स्वर आते ही वो संधि कौन सी हो जाएगी? स्वर संधि हो जाएगी। इसके बाद अगर हम बात करें फिर किसकी? विसर्ग संधि की। तो देखो दोस्तों विसर्ग संधि में क्या होगा? प्रथम पद की अंतिम ध्वनि हमेशा क्या होगी? विसर्ग होगी। विसर्ग, इसको ह क्या बोला जाता है? इसको ह नहीं है, केवल इसको ह की तरह बोला जाता है।
प्रथम पद की अंतिम ध्वनि विसर्ग होगी और इसके बाद में अगर स्वर या व्यंजन कुछ भी आए, स्वर या व्यंजन कुछ भी आए, विसर्ग के बाद में स्वर या व्यंजन कुछ भी आए और इनसे जो बदलाव होगा वो क्या कहलाएगी, विसर्ग संधि कहलाएगी। तो देखो दोस्तों, इतने से शब्दों में हमने इन तीनों संधियों की परिभाषा लिखी है कि स्वर संधि की परिभाषा क्या है, तो दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार को क्या कहेंगे, हम स्वर संधि कहेंगे। व्यंजन संधि किसे कहते हैं, जब व्यंजन का व्यंजन से या स्वर का व्यंजन से या व्यंजन का स्वर से मेल होने पे जो परिवर्तन होता है उसको हम व्यंजन संधि कहते हैं। और विसर्ग संधि किसे कहते हैं, तो विसर्ग का स्वर या व्यंजन के मेल होने पे जो विकार या परिवर्तन होगा उसको हम क्या कहेंगे, विसर्ग संधि कहेंगे। अब हम दोस्तों इनमें से एक एक संधि लेके इनके बारे में बात करेंगे। आज हम सबसे पहले बात करने वाले हैं स्वर संधि की, स्वर संधि। तो देखो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं किसकी, स्वर संधि की बात करेंगे। अगर हम स्वर संधि की बात करें उससे पहले स्वर संधि की परिभाषा हमें पता है कि दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार को क्या कहेंगे, हम स्वर संधि कहेंगे। मतलब स्वर प्लस स्वर, प्रथम पद की अंतिम ध्वनि भी स्वर होगी और द्वितीय पद की प्रथम ध्वनि भी क्या होगी, स्वर होगी। अब देखो, अब हम स्वर की बात कर रहे हैं तो मैं एक बार यहाँ पे स्वर लिख देता हूं। अपने हिंदी में स्वर कितने, 11 स्वर है, आपको भी पता है 11 स्वर कौन कौन से, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। आगे अमह नहीं है, वो किस में आते हैं, अयोग में आते हैं। तो ये अपने हिंदी में 11 ही क्या है, स्वर है। और आपको भी पता होगा इन 11 स्वरों को भी वापस बांट रखा है, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर, प्लू स्वर। ये क्या है, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर, हर्ष स्वर, और ये सारे क्या है, दीर्घ स्वर है। अब देखो ये 11 ही क्या है, स्वर है। और इस स्वर संधि में अगर आपको स्वर संधि पढ़नी तो आपको ये 11 स्वरों के बारे में पता होना चाहिए। अब देखो हम स्वर संधि की बात करते हैं। अगर हम स्वर संधि के भेद की बात करें तो स्वर संधि के भेद कितने हैं, 5 भेद है। कितने भेद है स्वर संधि के, 5 भेद है। अब मैं आपको आपसे ना एक बहुत ही अच्छे तरीके से हम पूरी स्वर संधि अब एक कोड के माध्यम से पढ़ेंगे। अगर मैं आपको स्वर संधि के भेद के बारे में बात करूं तो स्वर संधि के 5 भेद है। एक तो होती है दीर्घ, एक होती है गुण, यण, वृद्धि, दीर्घ, गुण, यण, वृद्धि, अयादि। मतलब स्वर संधि के कितने भेद है, 5 भेद है। दीर्घ, गुण, यण, वृद्धि, अयादि। दीर्घ, गुण, यण, वृद्धि, अयादि। पहले आपने इनको किसी भी क्रम में पढ़ा हो, कोई बात नहीं। अब हम इसको कौन से क्रम में पढ़ेंगे, इस क्रम में पढ़ेंगे, दीर्घ, गुण, यण, वृद्धि, अयादि। और इस क्रम में हम क्यों पढ़ेंगे, इस क्रम में इसलिए पढ़ेंगे कि गुण और यण में बहुत सी समानताएं मिलेगी। गुण की उल्टी होगी यण और वृद्धि की उल्टी होगी अयादि। ये आगे हम अभी जब इनके नियमों की बात करेंगे तो उस समय हम बात करेंगे। देखो मैं आपको एक चार्ट बनाता हूं यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। देखो संधि, अब हम इस चार्ट के माध्यम से संधि पढ़ेंगे, ठीक है, देखना हो। अब अगर मैं आपको बात करूं, हम सबसे पहले बात करेंगे दीर्घ संधि के नियम के बारे में। अगर आपको एक बात करूं तो आपको इन स्वरों में आपको दिख रहा होगा कि ये आपको स्वर है ना, अ और आ, ये दोनों ही आपको समान लग रहे होंगे। मतलब ये क्या है, सजातीय स्वर है। सजातीय मतलब क्या है, समान जात के हैं, ठीक है। सजात स्वर है। ई, दोनों ये एक ही समान लग रहे होंगे आपको। उ, दोनों एक ही लग रहे हैं। री का कोई जात नहीं लग रही है। और ए, आई, ओ, ये सारे क्या है, दीर्घ स्वर है। मतलब ये इसमें हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर। ये मतलब आ का हर्ष अ का दीर्घ आ, ई का हर्ष ई और ई का हर्ष ई, उ, ये इनके हर्ष ये है, ठीक है। री का अपने हिंदी में कोई नहीं चलता, संस्कृत में छोटा और बड़ा चलता है। अब देखो अगर हम बात करें ना दीर्घ संधि, दीर्घ इसमें क्या है, आ दीर्घ, ई दीर्घ, उ दीर्घ। मतलब दीर्घ संधि में होगा क्या, ये जो दीर्घ संधि होती है ना, इस दीर्घ संधि में 3 कंडीशन बनेगी। आपको पता होगा कि इसमें क्या होगा, सजात मतलब समान जात का मिलके उसी के जात का क्या बन जाएगा, बड़ा बन जाएगा। जैसे देखो मैं आपको बताता हूं भी, अगर अ प्लस अ है, मतलब प्रथम पद की अंतिम ध्वनि अ है, तो द्वितीय पद की प्रथम ध्वनि भी अ ही है। मतलब इन दोनों में से कोई प्रथम और अंतिम, प्रथम पद की अंतिम ध्वनि और द्वितीय पद की प्रथम ध्वनि, इन दोनों में से कोई होगी और फिर जो परिवर्तन होगा वो इसका ही दीर्घ बनेगा, तो वो क्या होगा, दीर्घ संधि होगी। देखो अ, और अगर हम बात करें आ, मतलब ये कंडीशन बनेगी, क्या होगा, अगर अ के बाद में अ है तो भी क्या बनेगा, आ बनेगा। अगर अ के बाद में आ है तो भी क्या बनेगा, आ बनेगा।
अगर आ के बाद में अ है तो भी क्या बनेगा, आ बनेगा, और अगर आ के बाद में आ है तो भी क्या बनेगा, आ बनेगा। मतलब पहले हर्ष या दीर्घ कोई सा भी हो, लेकिन हर्ष हर्ष भी हो सकता है, दीर्घ दीर्घ भी हो सकता है, और दोनों ही मिलके हमेशा क्या बनेगा, दीर्घ बनेगा। तो वो कौन सी संधि होगी, दीर्घ संधि होगी। मतलब समान जात का आएगा, प्रथम पद की अंतिम ध्वनि और द्वितीय पद की प्रथम ध्वनि दोनों अगर एक ही जात के हैं और उनके मिलने से जो परिवर्तन होगा वो क्या कहलाएगा, दीर्घ संधि कहलाएगी। ठीक है, इसी प्रकार अगर हम इसका ले लें ई ई ई ई, मतलब प्रथम पद की अंतिम ध्वनि अगर छोटी ही है और द्वितीय पद की प्रथम ध्वनि भी अगर छोटी ही है तो दोनों ही मिलके क्या बन जाएगा, बड़ी ही बन जाएगा। अगर प्रथम पद की अंतिम ध्वनि छोटी है, द्वितीय पद की प्रथम ध्वनि बड़ी है तो भी क्या बनेगा, बड़ी। अगर प्रथम पद की अंतिम ध्वनि बड़ी है, द्वितीय पद की प्रथम ध्वनि छोटी है तो भी बड़ी, और अगर दोनों तरफ बड़ी है तो भी क्या बनेगा, बड़ी बनेगा। यही कंडीशन किसके साथ लागू होगी, ऊ के साथ भी लागू होगी कि अगर ऊ ऊ ऊ ऊ, ठीक है। अब देखो, अगर प्रथम पद की अंतिम ध्वनि ऊ है, छोटा ऊ, और द्वितीय पद में भी छोटा ऊ है तो भी क्या बनेगा, बड़ा ऊ। बड़ा ऊ छोटा ऊ क्या बनेगा, बड़ा ऊ। ठीक है, छोटा ऊ बड़ा ऊ क्या बनेगा, बड़ा ऊ। बड़ा ऊ क्या बनेगा, बड़ा ऊ। मतलब क्या बनेगा, हमेशा बड़ा बनेगा। और किसका बनेगा, उसी जात का बड़ा बनेगा। ठीक है, अब देखो मैं आपको एक एक उदाहरण समझाता हूं उसको। तो इनके लिए मैं एक चीज यहाँ पे लिख सकता हूँ, क्या मतलब प्रथम पद की अंतिम ध्वनि और द्वितीय पद की प्रथम ध्वनि दोनों ही क्या होगा, सजात होगा, और दोनों ही सजात मिलके क्या बनाएगा, मतलब हमेशा क्या बनाएगा, दीर्घ बनाएगा। समझ आ गई ना वहां से। देखो समझ में नहीं आया तो मैं आपको यहाँ बताता हूँ कि जैसे मैंने एक शब्द लिया, अब देखो शब्द उदाहरण रटने से संधि नहीं होगी, हमें इनकी क्या समझने, नियम समझने। अगर नियम समझ में आ गया तो क्या होगा, हमें कोई सा भी उदाहरण दे दे हम उसकी संधि आसानी से कर लेंगे। जैसे मैं बहुत ही सिंपल उदाहरण देता हूं, लेकिन आपको वो कैसे हो रहा है ये बताऊंगा। आपने पहले रट रखे होंगे, रटे रटा नहीं पड़ेंगे। हिम, जैसे एक शब्द देते हैं हम हिम, और एक शब्द लिया मैंने आलय, हिम, और क्या लिया मैंने, आलय लिया। अब देखो इसकी अंतिम ध्वनि क्या है, ये क्या है, अंत में क्या है, म है, म के हलंत नहीं लगा है, इसका मतलब इसमें क्या मिला हुआ है, स्वर मिला हुआ है, और स्वर मिला हुआ है, कोई मात्रा नहीं लगती, इसका मतलब स्वर कौन सा है, अस्वर है इसमें। ठीक है, और इधर क्या है, प्रथम वर्ण आ है, अ और आ मिलके भी क्या बनेगा, आ बनेगा। तो इस प्रकार से ये लो हमने क्या बना दिया, आ मिलके आ बना दिया। अब देखो आ बना दिया, आ की मात्रा क्या होती है, आ की मात्रा, ये आ की मात्रा है। अब म से हमने अ या ले लिया, म कैसा बचा, आधा म बचा। ठीक है, अब हमने देखो ये लेके परिवर्तन कर दिया, अब म से हमने अ ले लिया, इधर हमने क्या ले लिया, आ या ले लिया, तो इधर क्या बचा, ये हमने आ, इन दोनों का मिला के हमने क्या कर दिया, ये आ कर दिया। इधर क्या बचा, लय बचा, इधर क्या बचा, लय बचा। अब इधर क्या बचा, ही, और म कैसा बचा, आधा, क्योंकि हमने म से अ या ले लिया। म स्वर रहित बचा तो उसमें ये स्वर लगा दो, आ लगा दो, और शब्द क्या बन गया, हिमालय। तो इस प्रकार से अपना क्या शब्द बन जाएगा, हिमालय। इसी प्रकार से अगर हम इस प्रकार से छोटा बड़ा कोई सा भी है, मतलब आ इधर भी आ सकता है, अ इधर आ सकता है, दोनों तरफ आ सकते हैं, दोनों तरफ आ सकते हैं, और इनसे जो परिवर्तन होगा वो क्या कहलाएगा, दीर्घ संधि कहलाएगी। ठीक है दोस्तों, और देखो और हम उदाहरण देखते हैं। अगर हम और उदाहरण की बात करें, जैसे एक शब्द लिया मैंने रवि, रवि शब्द लिया, और मैंने दूसरा शब्द लिया, क्या लिया, इंद्र। एक शब्द है रवि और एक शब्द है इंद्र। अब देखो यहाँ पे रवि में मात्रा छोटी आएगी, बड़ी आएगी, ये तो हमें याद रखनी पड़ेगी, ये क्योंकि शब्द शुद्धि में आपको शब्दों का शब्द ज्ञान होना चाहिए। अब देखो इस रवि का अंतिम वर्ण क्या है, ये व है, व व्यंजन है, और उसके अंदर क्या मिला हुआ है, ई स्वर मिला हुआ है, तो ये व से ई, तो अंतिम ध्वनि क्या है, छोटी, और इधर भी क्या है, ई, मतलब सजात मिल गया। तो सजात मिल के इसी की जात का क्या बन जाएगा, बड़ा बन जाएगा। अब देखो इस जो अपने व है, हमने यहाँ ई यहाँ ले लिया, तो व कैसा बचा, आधा। अब इधर से ई इधर ले लिया, तो ई कैसा बचा, ई तो यहाँ आ गया। अब देखो इन दोनों ई को मिला के हमने क्या कर दिया, बड़ी ही कर दिया, तो हमें यहाँ पे परिवर्तन कर दो और व के अंदर क्या लगा दो, बड़ी लगा दो। तो इस प्रकार से क्या बन जाएगा, रविंद्र बन जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम बात करें ऊ की, अगर हम ऊ की बात करें तो देखो ऊ दोनों तरफ क्या आना चाहिए, ऊ आना चाहिए। जैसे एक शब्द लिया मैंने वधु, और एक लिया मैंने उल्लास। ठीक है, अब देखो इसकी अंतिम ध्वनि क्या है, ऊ, इसकी प्रथम ध्वनि क्या है, ऊ,
ठीक है, एक तरफ क्या आया बड़ा ऊ, एक तरफ क्या आया छोटा ऊ, कोई बात नहीं, छोटा बड़ा कोई सा भी आया, मतलब समान जात का आ गया, सरजात आ गया। इसी सरजात आने से इसको इसी जात का क्या कर देंगे, बड़ा कर देंगे, दीर्घ बना देंगे, तो ये क्या बन गया, दीर्घ बन गया। अब दीर्घ ऊ की मात्रा क्या होगी, ये होती है ध में से हमने क्या कर दिया, ऊ यहां निकाल दिया, तो ध कैसा बचा, आधा, आधे ध में ऊ की मात्रा लगा दी, बाकी नो चेंज क्या हो जाएगा, बदुल्लास। तो इस प्रकार से शब्द क्या बन गया, बदुल्लास। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से ये क्या होगी, इतनी दीर्घ संधि होगी। अब देखो हम आगे बात करते हैं अगली संधि के बारे में। अब हम इसके बारे में हम यहाँ ज्यादा उदाहरण नहीं देख सकते। अगर हम आगे बात करें ना, अब आपके माइंड में आ रहा होगा यहाँ तो मैंने दो खांचे नहीं बनाए, यहाँ दो खांचे क्यों बनाए, यहाँ दो खांचे इसलिए बनाए क्योंकि इसमें प्रथम पद की अंतिम ध्वनि और द्वितीय पद की प्रथम ध्वनि दोनों ही क्या होगी, अलग होगी। अब देखो गुण संधि, गुण संधि में क्या होगा, प्रथम पद की अंतिम ध्वनि हमेशा क्या होगी, अ या आ होगी, या तो अ होगा या फिर आ होगा। देखो अब सरजात वाला मीटर नहीं है यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या होगा, देखो इधर बात करते हैं। अगर प्रथम पद की अंतिम ध्वनि क्या है, अ है, अगर इस अ के बाद में क्या है, इन दोनों में से कोई है, मतलब ई, अगर इन दोनों में से कोई है इस अ के बाद में, ठीक है, तो ये दोनों ही मिलके क्या बन जाएंगे, ए बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, दोनों मिलके ए बन जाएंगे। अगर इस अ के बाद में इन दोनों में से कोई है, ऊ है, तो ये दोनों ही मिलके क्या बन जाएंगे, ओ बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, दोनों मिलके ओ बन जाएंगे। और अगर अ के बाद में री है, क्या है, री है, तो ये दोनों मिलके अर बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, अर बन जाएंगे। देखो मैं आपको यह बता रहा हूं कि प्रथम पद की अंतिम ध्वनि अ है और इसके बाद में अगर कोई ई ऊ री, इसके बाद में क्या है, ई ऊ री है, मतलब अ के बाद में अगर ई ऊ री है, अ के बाद में ई ऊ री, मतलब ई छोटा बड़ा कोई सा भी आ सकता है, ऊ छोटा बड़ा कोई सा भी आ सकता है। यहाँ जगह की कमी होने के कारण मैं एक ही लिख रहा हूँ, छोटा बड़ा कोई सा भी आ सकता है और री अपने एक ही होता है। ठीक है, अगर अ के बाद में प्रथम पद की अंतिम ध्वनि अ है, उसके बाद में द्वितीय पद की प्रथम ध्वनि में अगर ई छोटा बड़ा कोई सा भी है, तो दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे, ए बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, ए बन जाएंगे। अगर अ के बाद में ऊ कोई सा भी है, तो दोनों मिलके क्या बन जाएंगे, ओ बन जाएंगे। और अगर अ के बाद में री है, तो दोनों मिलके क्या बन जाएंगे, अर बन जाएंगे। देखो इस स्वर संधि में व्यंजन जहां पे भी बनेगा वो व्यंजन स्वर रहित बनेगा, आधा व्यंजन बनेगा। अब देखो यहाँ पे मैं आपको एक उदाहरण बताता हूं। जैसे मेरे पास एक शब्द है राम, क्या शब्द है, राम, ठीक है, और एक शब्द है मेरे पास ईश्वर। अब मुझे इन दोनों की संधि करनी है, तो मैं प्रथम पद की क्या लूंगा, अंतिम ध्वनि, म पूरा है तो अंतिम ध्वनि क्या है, अ। द्वितीय पद की क्या लूंगा, प्रथम ध्वनि क्या है, ई। अब देखो बन गई अपने कंडीशन, अ के बाद में क्या आ गया, ई आ गया। अ के बाद में कोई सा भी ई आए तो हम दोनों का क्या बना देंगे, ए बना देंगे। तो इन दोनों का हमने क्या बना दिया, ए बना दिया। मतलब अ के बाद में क्या आया, अ के बाद में ई आया तो हमने क्या बना दिया, ए बना दिया। अब देखो ए बना दिया, ठीक है। अब होगा क्या, अब नो चेंज लिख लो, नो चेंज लिखे तो रा म कैसा बचा, आधा, क्योंकि म से ई इधर ले लिया और इधर क्या बचा, स्वर, क्योंकि हमने ई को यहां ले लिया। अब देखो हमने क्या बना दिया, इसका ए बना दिया। अब ये म आधा है और उसके अंदर हमें क्या लगाना है, इस ए की क्या लगानी है, मात्रा, तो ये मात्रा लगा दी और शब्द क्या बन गया, रामेश्वर शब्द बन गया। अब ये हमें आगे से तो चलना है कब, जब हमें क्या करनी है, संधि विच्छेद करने है। मतलब हमें क्या करना है, संधि करनी है, मतलब इनको वापिस जोड़ना है, दो पदों को जोड़ के एक नया शब्द बनाना है। तो हम कहां से चलेंगे, आगे से। लेकिन कई बार अपना प्रश्न आता है कि इनके टुकड़े करो, तो टुकड़े करने पे आपको क्या करना है, यहाँ पीछे से चलना है, मतलब इसको उल्टा चलना है। पीछे से चलना मतलब अब आपको इसमें से कोई भी देखना है, क्या इस शब्द में इनमें से कोई है क्या, तो इनमें से क्या है, यहाँ पे ए है, ठीक है, ए है, तो मतलब ये यहाँ से टुकड़े कहां से होंगे, इसमें यही ए के यहाँ से टुकड़े होंगे। अब ए के यहाँ से टुकड़े करेंगे तो प्रथम पद की अंतिम ध्वनि क्या आनी चाहिए, अ या आ में से आनी चाहिए। अब आपको पता है राम होता है कि रामा होता है, राम होता है। अब इधर जो ईश्वर में जो मात्रा आती है, तो ईश्वर में मात्रा कौन सी आती है, हमेशा बड़ी मात्रा आती है। तो इस प्रकार से राम प्लस ईश्वर, क्योंकि ए बन रहा है तो ए बन रहा है, किससे बना, अ प्लस ई से क्या बना, ए बना। तो इस प्रकार से शब्द कौन सा बनेगा, रामेश्वर शब्द बनेगा। अब देखो और अगर हम इसके उदाहरण की बात करें तो जैसे देखो मैं आपको दो शब्द लेता हूं, एक मेरे पास शब्द है महा, क्या शब्द है, महा, और एक शब्द क्या है, उदय। ठीक है दोस्तों, अगर मेरे पास शब्द है महा और क्या है, उदय, इसकी अंतिम ध्वनि क्या है, आ,
इसकी प्रथम ध्वनि क्या है? ऊ। अब देखो अ के बाद में अगर ऊ कोई सा भी आ जाए तो क्या बन जाएगा? ओ बन जाएगा। अगर अ के बाद में ऊ कोई सा भी आए तो दोनों का मिलके क्या बना लेंगे हम? ओ बना लेंगे। ये बना लिया ओ की मात्रा क्या होती है? ये रही ओ की मात्रा। अब देखो नो चेंज लिख लो। ह से हमने आ या ले लिया तो ह कैसा बचा? आधा। मह बचा। अब इधर देखो, इधर क्या है? ऊ हमने यहाँ ले लिया, इधर क्या बचा? दय बचा। ठीक है। अब देखो ये हलंत वाला ह आधा है, इसके बाद में स्वर की मात्रा है तो ये इसमें लग जाएगी और शब्द क्या बन जाएगा? महोदय शब्द बन जाएगा। ठीक है। और अगर हम अब हमें अगर इसके वापस क्या करने हैं? टुकड़े करने हैं तो हमें क्या चलना पड़ेगा? इसको पीछे से, मतलब ये यहाँ पे देखो क्या है? ओ है। अब ओ है तो ये इसके वापस टुकड़े क्या हो जाएंगे? महा प्लस उदय। अब ये आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे मह लिखे या फिर महा लिखे, तो ये तो अपने शब्द का पता होना चाहिए हमें। जब शब्द आएगा कि महा सही, महा गलत होता है, महा सही होता है, तो जाके हमें पता चलेगा। इसके बाद में अगर देखो हम और उदाहरण की बात करें आगे, तो हम बात करते हैं, एक शब्द है मेरे पास महा और दूसरा शब्द है ऋषि। महा और ऋषि। अब देखो इसकी अंतिम ध्वनि क्या है? आ है। इसकी प्रथम ध्वनि क्या है? री है। अगर आ के बाद में क्या आ गया? री आ गया तो हम परिवर्तन क्या करेंगे? दोनों का मिलके अर बना देंगे। क्या बना देंगे हम? अर बना देंगे। ठीक है। तो इन दोनों का मिलके क्या हो जाएगा? अर हो जाएगा। ठीक है। अर बना दिया। अब लिख लो नो चेंज। अर की तो कोई मात्रा होती नहीं, अर की कोई मात्रा नहीं, तो अर का अर ही रहने दो। नो चेंज लिख दो। महा से हमने आ या ले लिया, इधर क्या बचा? आधा हलन वाला, और ये बचा म। इधर क्या बचा? री आ ले लिया, इधर क्या बचा? शी। ठीक है। अब इनको मिला लो। म ह व्यंजन, ह व्यंजन है और ये स्वर रहित है तो इसमें स्वर मिल जाएगा। ह क्या हो जाएगा? पूरा। और र आधा होता है तो र कहां चला जाता है? ऊपर चला जाता है। तो इस प्रकार से शब्द क्या बन गया? महर्षि शब्द बन गया। अब देखो अगर हमें टुकड़े करने हैं, टुकड़े करने में आपको दूसरा शब्द देता हूं। जैसे कि अपने पास शब्द है देवर्षि। ठीक है। अब देवर्षि शब्द है तो हमें क्या करना है? टुकड़े करने में हमें पीछे से चलना है। अब हम पीछे से चले तो इस शब्द में आपको इनमें से क्या दिखाई दे रहा है? देखो आप इसको ढंग से पढ़ो। देवर्षि, देवर्षि, ये यहाँ पे व में तो अ और आधा र ऊपर, मतलब यहाँ पे क्या है? अर है। अर है, इसका मतलब क्या है? गुण संधि है। अर है तो अब ये इसके टुकड़े भी यहाँ से ही होंगे, और टुकड़े होने पे भी क्या होना चाहिए? सार्थक शब्द बनना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि टुकड़े आप कहीं और से कर रहे हो, टुकड़े कर रहे हो, सार्थक शब्द बन नहीं रहा है, तो वो वहां पे आपकी संधि क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी। अब देखो यहाँ पे क्या निकलेगा? देव। अब देव होता है, देवा होता है, दोनों ही सही है। अपने संधि के हिसाब से आप आ लगाओ, लेकिन शब्द कौन सा है? देव होता है, देवा होता है। देव होता है तो देव, और इधर क्या आएगा? ऋषि। देव प्लस ऋषि, और ये शब्द क्या बन गया? देवर्षि। तो इसमें क्या करना है? आपको पीछे से चलना है। तो दोस्तों ये क्या होगी? अपने गुण संधि। ठीक है। आगे अगर हम बात करें कौन सी संधि? अपने यण संधि। मैंने आपको कहा था गुण और यण दोनों में क्या मिलेगी? समानता मिलेगी। देखो आपको कुछ नहीं करना है। जो यण संधि में जो द्वितीय पद की प्रथम ध्वनि है, वो जो गुण संधि में द्वितीय पद की प्रथम ध्वनि है, वो यण संधि में प्रथम पद की अंतिम ध्वनि होगी। मतलब ई उ री, उसको सिर्फ यहां ले आओ। ई उ री। ई उ री का मतलब ई छोटा बड़ा कोई से भी हो सकता है, ऊ छोटा, ये अपने पूरे जात का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। ऊ छोटा बड़ा कोई सा भी हो सकता है, री छोटा बड़ा कोई सा भी हो सकता है। मतलब ई उ री के बाद में अगर कोई भी असमान स्वर आ जाए, असमान स्वर, मतलब दोस्तों असमान स्वर का क्या मतलब है? मतलब ई के बाद में ई नहीं आएगा, ऊ के बाद में ऊ नहीं आएगा, री के बाद में री नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि अगर ई के बाद में ई आता है तो सहजात हो जाता है, दीर्घ संधि हो जाएगी। ई के बाद में ई को छोड़ के कोई सा भी अपने 11 स्वर में से, ये जो दोनों ही ई को छोड़ के अगर इनके अलावा ई के बाद में अगर कोई सा भी वर्ण आता है तो वहां पे कौन सी संधि होती है? यण संधि होती है। अगर ऊ के बाद में ऊ को छोड़ के, अब ई भी आ सकता है, ऊ के बाद में सिर्फ ऊ को छोड़ के इनमें से कोई सा भी वर्ण आता है तो कौन सी संधि होगी? यण संधि। और री के बाद में री नहीं आएगा, इसके बाद में अगर कुछ भी आता है तो भी अपने कौन सी संधि होगी? यण संधि होगी। अब देखो होगा कैसे? अगर देखो ई और अगर ई के बाद में ई को छोड़ के अगर कोई सा भी वर्ण आ जाए 11 में से, ई के बाद में अगर कोई भी असमान स्वर है तो क्या बन जाएगा? यह बन जाएगा। बन क्या रहा है? व्यंजन बन रहा है। इसका मतलब क्या बनेगा? स्वर रहित बनेगा। अगर ई के बाद में अगर कोई सा भी असमान स्वर आए तो ई का क्या बन जाएगा? यह बन जाएगा, ई का बनेगा। अगर ई के बाद में कोई भी असमान स्वर आ जाए तो ई का यह बन जाएगा। अगर ऊ के बाद में कोई भी असमान स्वर आए तो ऊ का व बन जाएगा। और अगर री के बाद में कोई भी असमान स्वर आए तो री का र बन जाएगा।
दोस्तों हमेशा याद रखना, व्यंजन स्वर संधि में अगर कोई भी व्यंजन बन रहा है तो वो व्यंजन क्या बनेगा, स्वर रहित बनेगा, मतलब आधा व्यंजन बनेगा। अब देखो दोस्तों कैसे बनता है। मेरे पास एक शब्द है परि, कौन सा शब्द है, परि शब्द है, और एक शब्द है मेरे पास आवरण, दो वर्ण लेंगे। वही बात क्या करेंगे हम, प्रथम पद की अंतिम ध्वनि, प्रथम पद की अंतिम ध्वनि क्या है, री, री में कौन सा है, ई जुड़ा हुआ, मतलब क्या है, ई। अब देखो, अब मुझे सिर्फ ये बताओ कि ई के बाद में ई है क्या, ई के बाद ई नहीं है ना, मतलब समान स्वर नहीं है, आ गया ना असमान स्वर। अगर यहाँ पे ई के बाद में ई होता तो कौन सी संधि हो जाती, दीर्घ संधि हो जाती, लेकिन ई के बाद में असमान स्वर है तो ई का क्या बना दोगे, यह बनाओगे, ई का क्या बनाओगे, यह बनाओगे, और यह भी कैसा बनाओगे, स्वर रहित। अब देखो होना था जो परिवर्तन हो चुका है, ई का हमने क्या बना दिया, यह बना दिया, ई का यह बना दिया, तो इधर क्या बचा, र, आधा र बचा, इधर क्या बचा, प बचा, इधर क्या बचा, आवरण पूरा ही बचा, इधर क्या बचा, आवरण पूरा ही बचा। अब हमें क्या करना है, इनको सिर्फ जोड़ लो। अब देखो प में तो कुछ नहीं, प पूरा है, प पूरा, र आधा है, क्या इस र आधा के बाद में कोई भी स्वर है क्या, नहीं है, तो आधा र क्या होता है, ऊपर चला जाता है, यह भी आधा है, लेकिन इस आधे यह के बाद में क्या है, आ स्वर है, तो ये आ क्या हो जाएगा, इसमें जुड़ जाएगा, और फिर आगे नो चेंज लिख लेंगे। तो इस प्रकार से अपना शब्द क्या बन गया, पर्यावरण शब्द बन गया। तो दोस्तों ये क्या होगी, अपने यण संधि होगी। इसके बाद देखो हम अगर इसके टुकड़े करने हैं, अगर टुकड़े करने हैं ना, तो इनमें आपको एक इसकी पहचान याद रखनी है कि इन तीनों ही से ही पहले यह व र से पहले क्या आएगा, आधा अक्षर आएगा। और आधा क्यों आएगा, क्योंकि वो बनेगा ना, वो आधा ही रह जाएगा, क्योंकि उसमें जो स्वर होगा उसका भी ये यहाँ आने वाला बन जाएगा। ठीक है, तो यह व र से पहले अगर आधा अक्षर हो तो उसमें कौन सी संधि होती है, यण संधि। शर्त ये है कि वहां से टुकड़े होने चाहिए, वहां से सार्थक टुकड़े होंगे तो, ऐसा नहीं शब्द में कहीं पे भी यह व र से पहले आधा अक्षर आ गया और वहां से टुकड़े ही नहीं हो रहे तो फिर उसमें यण संधि नहीं होगी। अगर वहां आधे अक्षर से ही टुकड़े हो रहे हैं तो उसमें क्या होगी, यण संधि होगी। देखो और अगर हम बात करें, एक शब्द है मेरे पास अन्वेषण, कौन सा शब्द है, अन्वेषण। इस शब्द के हमें क्या करना है, टुकड़े करने हैं। तो दोस्तों मैंने आपको बताया अगर टुकड़े करने तो हमें क्या करना है, पीछे से चलना है। अब हमने ये देखा कि यण संधि में य व र से पहले क्या होना चाहिए, आधा अक्षर होना चाहिए। अब देखो इसमें इन तीनों में से किससे पहले आधा अक्षर है, किससे पहले आधा अक्षर है, व से पहले आधा अक्षर है। ठीक है, अब यहीं से इसमें टुकड़े भी हो रहे हैं, व से पहले आधा अक्षर है। अब देखो इसमें आ जाओ, अपना व किससे बना है, ऊ से बना है। ई ऊ के बाद में अगर क्या आएगा, अस, ऊ के बाद में असमान स्वर आने पे क्या बनता है, व बनता है। तो ये जो आधा अक्षर है ना, इस आधे अक्षर में क्या करना है हमें, व है तो व किससे बनता है, ऊ से, तो हमें ऊ की मात्रा लगानी है। अब ऊ में मात्रा हम छोटी लगाएं कि बड़ी लगाएं, कंफ्यूजन यही है। तो हमें ये तो हमें पता होना चाहिए कि शब्द अनु बन रहा है और अनु में मात्रा कैसी आती है। तो अनु में कि क्या है, उपसर्ग है, और उपसर्ग में मात्रा हमेशा छोटी आती है। तो अनु में मात्रा कैसी लगेगी, छोटी। दोस्तों ये हमेशा याद रखना कि उपसर्ग में हमेशा मात्रा कैसी आती है, छोटी आती है। तो ये मात्रा कैसे लगा दी हमने, छोटी। अब व में कौन सा स्वर है, क्योंकि व का तो हमने वापस क्या बना दिया, ऊ बना दिया। व में स्वर कौन सा है, व में स्वर ए है, ए स्वर है तो इधर क्या आ जाएगा, ऐसा ए बन जाएगा। द्वितीय पद की प्रथम ध्वनि क्या बन जाएगी, ए बन जाएगी। तो इस प्रकार से इसके टुकड़े क्या आ जाएंगे, अन्वेषण, अनु प्लस ऐसन, अन्वेषण। अगर आप इसको वापस जोड़ना चाहोगे तो इसकी अंतिम ध्वनि क्या हो जाएगी, ऊ के बाद असमान स्वर है, ऊ के बाद असमान स्वर है तो ऊ का क्या बना देंगे, ऊ का व बना देंगे। ठीक है, उसके बाद में न आधा बचा तो आधे न को यहाँ लिख दो, इधर नो चेंज अ। ठीक है, अब इधर ए है तो ए की मात्रा इसमें लगा लो और ये वापस शब्द बन गया अन्वेषण। तो इस प्रकार से इसमें कौन सी संधि है अपने, इसमें भी यण संधि है। देखो अब र वाले उदाहरण देखते हैं। देखो र वाले उदाहरण कैसे आएंगे, मेरे पास एक शब्द है मातृ, कौन सा शब्द है, मातृ, मातृ शब्द है, और एक दूसरा शब्द है आज्ञा, मातृ आज्ञा। मतलब माता जो आज्ञा देगी वो, मातृ का मतलब क्या है, माता, मातृ आज्ञा। अब देखो ये ध्वनि है ना, इनमें संधि क्यों हो रही है, क्योंकि ध्वनि इतनी पास है, इतनी पास है कि इनमें कोई अंतर ही नहीं है। देखो इसकी हम अंतिम ध्वनि ले तो इसकी अंतिम ध्वनि क्या आएगी, री। ठीक है, हमें क्या चाहिए, री के बाद सिर्फ ये देखना है कि क्या असमान स्वर है। यस, री के बाद ये असमान स्वर है तो री का क्या बन जाएगा, र बन जाएगा। बना दिया र, हो गया। जो परिवर्तन करना था वो परिवर्तन हो चुका है। अब देखो इधर हमने त से री यहां ले लिया, री का र बना दिया, त कैसा बचा, आधा, ये आधा त। ठीक है, अब इधर मां नो चेंज, ठीक है, और इधर आज्ञा में भी नो चेंज। अब देखो
आज्ञा में भी कोई चेंज नहीं होगा। अब देखो त और र, अपने हिंदी में चार क्या चलते हैं, संयुक्त व्यंजन चलते हैं। संयुक्त व्यंजन चलते हैं, एक तो चलता है अपने क्ष, एक चलता है स्र, एक चलता है अपने त्र और एक चलता है अपने ज्ञ। ये चार अपने हिंदी में क्या है, संयुक्त व्यंजन है, क्योंकि एक क्ष किससे बना है, क और श से मिलकर क्ष बना है, स्र किससे बना है, श और र मिलकर स्र बना है, त्र किससे बना है, त और र मिलकर त्र बना है, और ज्ञ किससे मिला है, ज और ज्ञ मिलकर, ज और ज्ञ मिलकर क्या बना, ज मिला। मतलब ये हिंदी में अपने चार क्या चलते हैं, संयुक्त व्यंजन चलते हैं। क्या नाम है इनका, संयुक्त व्यंजन चलते हैं। अब देखो दोस्तों शब्द को आप ध्यान से देखो, इसमें क्या कंडीशन आ रही है, त और र, आधा त, उसके बाद में क्या आ रहा है, र आ रहा है। तो मैं इसके लिए क्या ये शब्द लिख सकता हूँ क्या, यस लिख सकते हैं, क्योंकि हमें हिंदी व्याकरण ने यह कहा है कि आप त और र आ जाए तो उसके लिए आप किसका प्रयोग करोगे, त्र का प्रयोग करोगे। अब देखो माँ का माँ, त और र के लिए क्या लिख दिया, त्र, आधा कर दिया अभी, ठीक है। अब इस त्र के बाद में इधर क्या है, आ स्वर है, तो इस त्र में मैं लगा दूं आ की मात्रा और ये ज्ञा का ज्ञा है, तो इस प्रकार से शब्द क्या बन गया, मात्रा ज्ञा। तो इसमें अब देखो यहाँ पे हमें इससे पहले आधा अक्षर दिखाई नहीं देगा। आधा अक्षर हमें कब दिखाई देगा, जब हम इसके टुकड़े करेंगे। अगर हम इस त्र को खोलेंगे, अगर हम इस तरह को खोलेंगे तो हमें र से पहले आधा तो दिखेगा, बाकी हमें आधा अक्षर इसमें दिखाई नहीं देगा। लेकिन इसमें भी कौन सी संधि है, यण संधि है, ठीक है। और देखो और उदाहरण देखते हैं। तो ये तो हमने बात करी किसकी। अब देखो एक और हमने मात्रा क्या लेनी, मैं आपको एक शब्द देता हूं, पित्राज्ञा, पित्राज्ञा, ठीक है। अब इस शब्द के हमें क्या करना है, इस शब्द के हमें करने हैं टुकड़े। अब हमें क्या करना है, इस शब्द के संधि विच्छेद करने हैं। अगर हमें संधि विच्छेद करना है तो हमें इसमें चलना पड़ेगा पीछे से। अब देखो इसमें य से पहले आधा अक्षर है, नहीं है, व से पहले आधा अक्षर है, नहीं है। अब इसमें र से पहले आधा अक्षर है, यस त्र है तो र से पहले आधा अक्षर है। अगर आपको ये भी पता नहीं चले तो हमें क्या करना है, इसके वर्ण विच्छेद कर दो। जो भी शब्द है ना उस शब्द का वर्ण विच्छेद कर दो। अब इस शब्द के अगर हम वर्ण विच्छेद करें तो प में कौन सा स्वर मिला हुआ, ई स्वर है, त्र, अब त्र है तो इसमें क्या है, त र, और इसमें क्या है, आ, और क्या है, ज्ञ। ये भी संयुक्त अक्षर, अगर इसके भी टुकड़े करने चाहो तो कर सकते हो, लेकिन ये क्या है, अपने यहां से टुकड़े नहीं हो रहे इसलिए नहीं कर रहे। बाकी अगर आप इसके भी करने चाहो ना तो इसके क्या होंगे, ज, और क्या होगा, ज और आ, मतलब ये इसके टुकड़े हो गए। अब देखो क्या आपको र से पहले आधा अक्षर दिखाई दे रहा है क्या, यस र से पहले आधा अक्षर है, क्या है ये रहा, र से पहले आधा अक्षर। अब देखो अब करना क्या है, अब यहाँ पीछे से चलेंगे, अपना र किससे बना है, री से बना है, तो उस आधे अक्षर में क्या करेंगे, हम री की मात्रा लगाएंगे। प में ई मिला दो पी, इस आधे अक्षर में क्या करेंगे, री की मात्रा, तो क्या बन जाएगा, त्रि, ठीक है। अब इधर क्या बचा, इनको वापस मिला दो तो इधर बचा अपने आज्ञा। तो इस प्रकार से शब्द क्या बन जाएगा, इसके टुकड़े पितृ प्लस आज्ञा, पित्राज्ञा। तो ये अपने दोस्तों कौन सी संधि है, यण संधि हुई है, ठीक है। अब हम बात करते हैं वृद्धि संधि के। तो वापिस वृद्धि संधि में वही चीज अ और आ। अगर अ आ के बाद में, अब देखो बचे कौन से, हमने अ के बाद में अ की बात कर ली, अलग अलग ई की भी बात कर ली, ऊ की बात कर ली, हम री तक बात कर चुके हैं। अब हमें हमारे बचे क्या है, ये चार वर्ण बच रहे हैं, इनके बारे में हमने अभी तक बात नहीं करी है, ठीक है। तो वृद्धि संधि में क्या होगा, प्रथम पद की अंतिम ध्वनि अ है, और अगर अ के बाद में ए आई ओ औ क्या आ जाए, अ के बाद में क्या आएगा, ए आई ओ औ, अ के बाद में क्या आएगा, ए आई ओ औ। अगर अ के बाद में ए है, इसका नाम क्या है, वृद्धि संधि है। अगर आ के बाद में ए है तो इसकी वृद्धि क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। अगर आ के बाद में आई है तो क्या रहेगा, आई ही रहेगा, क्योंकि ये इसी जात में, ये भी जात से बाहर नहीं जाएगा। देखो मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर आ के बाद में ए है तो क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। अगर आ के बाद में ए है तो क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। दोनों का मिलके अ और ए का मिलके क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। और आई है तो दोनों का मिलके आई ही रहेगा। अगर अ के बाद में ओ है तो क्या हो जाएगा, औ हो जाएगा। लेकिन अ के बाद में अगर औ है तो क्या रहेगा, औ ही रहेगा। मतलब क्या है, वृद्धि होगी। अगर वृद्धि नहीं है तो वृद्धि कर दो, और वृद्धि है तो वृद्धि रहने दो, क्योंकि ये वृद्धि है इसमें तो, लेकिन इनमें वृद्धि नहीं है तो हमने वृद्धि कर दी। देखो कैसे होगा, मेरे पास में एक शब्द है एक, क्या शब्द है, एक, और दूसरा ही शब्द है एक।
अब देखो करना क्या है, इसकी अंतिम ध्वनि क्या है इसकी प्रथम ध्वनि क्या है ए। अब देखो कंडीशन आ जाओ यहाँ पे, के बाद में क्या आ गया ए आ गया, ए आ गया तो ए का क्या करेंगे आई कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे वर्दी नहीं है। अब वर्दी नहीं है तो हमें क्या करना है, वर्दी करनी है, तो वर्दी करेंगे, दोनों का मिलकर क्या हो जाएगा आई हो जाएगा। आई की मात्रा क्या है, ऊपर दो झंडे आई की मात्रा, ठीक है। अब देखो क से हमने अ या ले लिया, क कैसा बचा आधा, आधा का हमें मात्रा लगा दो और ये शब्द बन जाएगा एके। कौन सा शब्द बन गया एके। तो इस प्रकार से शब्द क्या बन जाएगा एके। और अगर हम बात करें एक शब्द और लेते हैं, एक शब्द है मेरे पास महा, कौन सा शब्द है महा, और एक शब्द है मेरे पास ऐश्वर्य, कौन सा शब्द है महा और ऐश्वर्य। अब देखो इसकी अंतिम ध्वनि क्या है आ, इसकी प्रथम ध्वनि क्या है आई। देखो आ के बाद में क्या आ गया आई आ गया, मतलब क्या है वर्दी है, ठीक है। वर्दी है तो क्या करेंगे वर्दी ही रहने दो, कुछ नहीं करना। वापिस इसकी भी कितनी मात्राएं होती है आई की मात्राएं दो मात्राएं। ह से हमने आ ले लिया, ह कैसा बचा आधा, आधे हमें ये मात्रा लगा दो, फिर नो चेंज म और इधर भी नो चेंज और शब्द क्या बन जाएगा महेश्वरी, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या शब्द बनेगा महेश्वरी। देखो और अगर हम बात करें आगे, देखो एक शब्द है मेरे पास वापिस महा और एक शब्द है मेरे पास औषधि, ठीक है। अब ये आपको पता होना चाहिए कि औषधि में दो मात्रा आएगी कि एक आएगी, ये तो हमें शब्द शुद्धि से पता चलेगा, ज्यादा से ज्यादा जब हम शब्द पढ़ेंगे ना तब जाके पता चलेगा। अब देखो इसकी अंतिम ध्वनि क्या है आ, इसकी प्रथम ध्वनि क्या है औ, ठीक है। आ के बाद में क्या आ गया औ आ गया, वर्दी है तो क्या करो वर्दी ही रहने दो, वर्दी रहने दी। अब इसकी मात्रा क्या होती है ऊपर दो झंडे और एक झंडा। अब ह से हमने क्या ले लिया आ या ले लिया, ह कैसा बचा आधा, म नो चेंज औषधि नो चेंज, ठीक है। और शब्द क्या बन गया मौषधि, ठीक है दोस्तों। तो ये अपने क्या है वर्दी संधि। तो वर्दी संधि की पहचान भी क्या होगी, इसमें ऊपर आपको क्या मिलेगी दो मात्रा मिलेगी, और अगर दो मात्रा के वहां से अगर क्या हो रहे हैं टुकड़े हो रहे हैं तो वहां क्या हो जाएगी आपके वर्दी संधि हो जाएगी। देखो एक और टुकड़े करके देखते हैं, एक शब्द है मेरे पास प्रमोषधि, अगर ये शब्द है मेरे पास, अब इस शब्द के मुझे क्या करने हैं टुकड़े करने हैं। अब देखो वर्दी संधि है, इसमें क्या है दो मात्रा, वर्दी संधि की पहचान क्या ऊपर दो मात्रा होनी चाहिए और उस दो मात्रा के यहाँ से टुकड़े होने चाहिए। अब देखो परमोषधि, परम प्लस औषधि, ये तो हमने अगर रटा रटा है तो हमें पता है, लेकिन अब इससे कैसे बनेगा। अगर हम बात करें इसमें तो देखो बन क्या रहा है, बन क्या रहा है औ बन रहा है, क्या बन रहा है इसमें औ बन रहा है, मतलब प्रथम पद की अंतिम ध्वनि क्या आएगा अ या आ आएगा। अब अ या आ आएगा, यहाँ से टुकड़े करोगे तो आपको ये पता होगा कि परम होगा परमा होगा, परमा नहीं है गलत शब्द है, क्या होगा परम होगा। अब इधर का हमें ये पता होना चाहिए ओ आएगा औ आएगा, दोनों ही आ सकते हैं इस नियम के हिसाब से, तो लेकिन शब्द में क्या सही है वो हमें लगाना है। तो देखो औषधि जो शब्द है ना उसमें दो मात्राएं होती है, औषधि होता है औषधि नहीं होता है, तो शब्द क्या बनेगा औषधि, औषधि, ठीक है। तो इसके टुकड़े क्या हो जाएंगे परम प्लस औषधि परमौषधि। तो इस प्रकार से वर्दी संधि की क्या पहचान है अपने दो मात्राएं ऊपर आती हैं। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे अयादी संधि। तो देखो मैंने आपको बताया था ना कि वर्दी और अयादी में समानता है, ये वर्दी की अयादी क्या होती है उल्टी होती है, मतलब जैसा हमने यहाँ देखा था कि यूरी है ये यूरिया आ गया, यहाँ पे भी क्या करो जो वर्दी की द्वितीय पद की प्रथम ध्वनि हमने ली थी वो अयादी की प्रथम पद की अंतिम ध्वनि होगी, मतलब क्या होगा ए आई ओ औ, ए आई ओ औ के बाद में अगर कोई सा भी असमान स्वर आए, क्या है असमान स्वर आए, मतलब ए के बाद में ए नहीं आएगा, आई के बाद में आई नहीं आएगा, छोटा या बड़ा कोई सा भी नहीं आएगा। अगर इनके बाद में कोई सा भी असमान स्वर आ गया, अगर ए के बाद में कोई सा भी असमान स्वर आया तो ए का बन जाएगा अय। अब देखो इसमें यह क्या बन रहा है व्यंजन बन रहा है, और सदैव इसमें अगर कोई भी व्यंजन बनेगा स्वर संधि में तो व्यंजन क्या होगा आधा होगा, ठीक है। अगर आई के बाद में कोई सा भी असमान स्वर आए तो वो बन जाएगा आय। अगर ओ के बाद में कोई सा भी असमान स्वर आए तो वो बन जाएगा अब, वह क्या है व्यंजन है। और अगर औ के बाद में कोई सा भी असमान स्वर आए तो वो बन जाएगा आव, क्या बन जाएगा वो आव बन जाएगा। मतलब ए आई ओ औ के बाद में अगर कोई सा भी असमान स्वर आए तो अय आय अव आव बन जाएगा। देखो इसका नाम अयादि, अय आदि, अय आदि, मतलब क्या बनेगा इसमें अय आदि बनेगा, अयादि संधि क्या बनेगा अय आदि बनेगा। अब देखो हम इसमें उदाहरण की बात करते हैं, ठीक है। अब देखो जैसे कि मेरे पास एक शब्द है ने,
ठीक है, और एक शब्द है अन्न। अब देखो हम इसमें बनाते हैं शब्द कैसे बनेंगे, ठीक है। अब देखो प्रथम पद की अंतिम ध्वनि की अगर हम बात करें, क्या है अंतिम ध्वनि, क्या आएगा, ए, एक मात्रा है ए। अब देखो अब हमें क्या करना है, प्रश्न करो यहां से, क्या ए के बाद में असमान स्वर है, ए के बाद में ए तो नहीं है ना, ए या आई तो नहीं है, नहीं है, तो ए के बाद में असमान स्वर है, तो ए का क्या बना देंगे, ए है, ए का क्या बना देंगे, आय बना देंगे। तो ए का क्या बना दिया हमने, आय बना दिया। जो परिवर्तन, जो बदलाव करना था ना, वो बदलाव हो चुका है। अब हमें क्या करना है, नो चेंज लिखना है। न से अगर हमने ए यहां लिख लिया तो न कैसा बचा, आधा न, ठीक है, और इधर क्या बचा, अन पूरा ही बचा, क्योंकि इसके आने मात्र से हो गया। अब अगर इनको मिला लो, न क्या है, न व्यंजन है और स्वर रहित है, तो इसमें ये स्वर मिल जाएगा, क्या हो जाएगा, न पूरा। यह के बाद में भी अस्वर है, तो यह भी क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, और न। तो इस प्रकार से शब्द क्या बन जाएगा, नयन शब्द बनेगा, ठीक है। तो अब ये क्या है, अयाली। अब देखो इसके क्या करने में, टुकड़े करने हो, टुकड़े करने हो ना, तो अब हमें क्या करना है, ऐसा जो भी शब्द है उसमें देखो इस शब्द में कौन सी ध्वनि है, देखो नयन, नय, नय, आय, आय क्या है यहाँ पे आपको दिख जाएगा। अगर ऐसे नहीं भी दिखे तो आप इसके क्या कर लो, वर्ण विच्छेद कर लो। क्या कर लो, इसके वर्ण विच्छेद, मतलब इसके प्रत्येक वर्ण को अलग अलग कर लो। सारे ही क्या है, व्यंजन है, और सब में क्या मिला हुआ है, अस्वर मिला हुआ है, तो अलग कर लो। न के अंदर अ है, अ को अलग निकाल दिया, या के अंदर अ है, अ को अलग निकाल दिया, और न के अंदर वापिस अ है, अ को अलग निकाल दिया। अब देखो यहाँ पे, देखो ये यहाँ पे अपने वाली कंडीशन आय आ रही ना, है हमें क्या चाहिए, आय चाहिए। अब इधर क्या बच गया, न बच गया, आधा न, ठीक है। अब देखो हमें हम टुकड़े कर रहे हैं। अब ये अय हमारा किससे बनता है, ए से बनता है, तो इस आधे में क्या कर लो, इसकी मात्रा लगा लो, क्या हो जाएगा, ने, और इधर क्या बचा, अन। तो इस प्रकार से शब्द क्या बन गया, नयन, ठीक है दोस्तों। तो आगे हम और देखते हैं आय वाला उदाहरण। देखो अब करते हैं डायरेक्ट टुकड़े। एक शब्द मैं आपके सामने ले रहा हूं, नायक। क्या शब्द लिया मैंने, नायक शब्द लिया। अब देखो इसको आप पढ़ो, क्या है इसमें, ये यहाँ पे आय, क्या आ रहा है यहाँ पे, आय आ रहा है। ये आय अपना दूसरे नंबर पे, आय बनता है किससे, आई से बनता है, ठीक है। तो हम आ किससे ले रहे हैं, न से ले रहे हैं, तो न में हम क्या करेंगे, आई की मात्रा लगाएंगे। तो न में हमने आई की मात्रा लगा दी, दो होती है आई की मात्रा, 9, ठीक है। अब यह क्या बन रहा है, यहाँ पे आधा यह बन रहा है, तो यह में स्वर कौन सा है, अस्वर है, ठीक है। तो अस्वर क्या बन जाएगा, अक, नायक प्लस अक, नायक बन जाएगा, ठीक है। अब अगर इसको वापिस जोड़ना है तो इसके आप अंतिम ध्वनि ले, वापिस ये नायक बनाना है ना, इस न, ये जो प्रथम पद है ये द्वितीय पद है, प्रथम पद की अंतिम ध्वनि क्या है, आई, ठीक है। क्या आई के बाद में असमान स्वर है, तो आई का क्या करोगे आप, आय बना दोगे। आई का क्या बनेगा, आई का आय बन जाएगा, आय बन गया। न कैसा बचा, आधा, ये आधा न, इधर क्या बचा, अक बचा, ठीक है। अब न में आ मिला दो, ना, य में अ मिला दो, य और क, नायक। तो इस प्रकार से शब्द क्या बन जाएगा, नायक शब्द बन जाएगा। देखो आगे और व वाला उदाहरण, आओ वाला उदाहरण देखते हैं। मेरे पास एक शब्द है पवन, कौन सा शब्द है, पवन। अब आपसे इसको कह दिया कि इसके टुकड़े करो। अब देखो इसमें से कौन सी कंडीशन दिख रही है आपको, अब इसमें से आपको यहाँ पे दिख रहा होगा प में तो अ, और ये व, क्या दिख रहा है हमें, अव दिख रहा है। अगर ये नहीं भी दिखे ना ऐसे, तो आपको क्या करना है, इसका वर्ण विच्छेद कर देना है। क्या करना है, वर्ण विच्छेद। चलो भाई इसके वर्ण विच्छेद कर लो, प प्लस सब में अ मिला हुआ, व प्लस अ और न प्लस अ कर लिए। अब देखो ये यहाँ पे क्या है, अव, ठीक है, ये अपना अव। अब देखो ओ किससे बन रहा है, ओ से बन रहा है, ओ से ओ बन रहा है, तो इस आधे अक्षर में क्या करो, ओ की मात्रा लगा दो, और इधर क्या बचा, अ, ये अ लिख दिया, ना के बाद अ स्वर है तो ये लिख दिया, ठीक है। तो ओ प्लस अन। अब इससे अगर वापिस हमें क्या करना है, संधि करनी है, तो इसकी अंतिम ध्वनि क्या है, ओ। क्या ओ के बाद में असमान स्वर है, हाँ है, तो ओ का क्या बन जाएगा, अव बन जाएगा, ये बना दिया हमने अव। अब इधर प से ओ या ले लिया, प कैसा बचा, आधा, ठीक है, प कैसा बचा, आधा, और इधर क्या बचा, अन, ठीक है। अब इनको मिला लो, प में अ मिल जाएगा, प पूरा, व में अ मिल जाएगा, व पूरा, और न। तो इस प्रकार से अपना शब्द क्या बन गया, पवन। तो आप टुकड़े भी कर सकते हो और संधि भी, संधि विच्छेद और संधि दोनों ही कर सकते हो। अगर आपको क्या करना है, संधि विच्छेद करना है तो हम चलेंगे सारणी में पीछे से, और संधि करनी है तो हम चलेंगे आगे से। देखो और हम शब्द देखते हैं। एक मेरे पास शब्द है, मेरे पास शब्द है एक पौ, क्या है, पौ है,
और एक है अके, अके, ठीक है। अब देखो इस पऊ से मुझे क्या करना है, इन दोनों को जोड़ना है ना, तो इस प्रथम पद की अंतिम ध्वनि लेनी है। अंतिम ध्वनि क्या है, औ है। क्या औ के बाद में असमान स्वर है, औ के बाद में असमान स्वर है, तो इस औ का क्या बना देंगे, आव बना देंगे। क्या बना देंगे हम, आव बना देंगे, व आधा। अब देखो प से हमने औ यहां ले लिया, प कैसा बचा, आधा, और इधर क्या बचा, अक बचा। अब देखो प में आ मिला देंगे, क्या हो जाएगा पा, व में अ मिला देंगे, क्या हो जाएगा व, और क, क्या बन जाएगा पावा। ठीक है दोस्तों, और इसके वापिस अगर टुकड़े करने तो यहाँ पे ये क्या है, आव है। क्या है यहाँ पे, आव है। आव किससे बनता है, औ से बनता है। तो इस प में क्या, जिसे आ ले रहे हो उसमें औ की मात्रा लगा दो, औ, और व क्या चाहिए हमें, आधा चाहिए, तो इसमें कौन सा स्वर है, अस्वर है, तो इसको अ यहाँ ले लो और शब्द बन जाएगा पावा। ठीक है दोस्तों, तो ये हमने बात करी अपने किसके बारे में, स्वर संधि के जो कितने भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं। उन 5 भेदों के बारे में हम बात कर चुके हैं। देखो इस संधि की अगर हम बात करें पहचान की, तो पहचान ये है कि अगर आपको दीर्घ संधि का कोई सा भी उदाहरण है, तो जहां से टुकड़े हो रहे हैं वहां पे आपको मात्रा मिलेगी आ की। या तो टुकड़े हो रहे वहां पे आ की मात्रा है, या फिर बड़ी ई की मात्रा है, या फिर बड़े ऊ की मात्रा है। अगर इन तीनों की मात्राओं के यहाँ से टुकड़े हो रहे हैं तो वो हमेशा संधि कौन सी होगी, दीर्घ संधि होगी। और अगर आपके गुण संधि की पहचान की बात करो तो ए और अर, ए और ओ, इन दोनों में तो आपको ऊपर दिखाई देगी एक मात्रा, क्योंकि ए और ओ दोनों के ऊपर क्या है, एक मात्रा, और बाकी बीच में क्या होगी, अर की ध्वनि सुनाई देती है, महर्षि देवर्षि, तो भी कौन सी संधि होती है, गुण संधि। अगर हम यण संधि की पहचान की बात करें तो यण संधि में आपको मिलेगा आधा अक्षर। क्या मिलेगा, आधा अक्षर, और आधा अक्षर भी किससे पहले मिलेगा, य व र से पहले। लेकिन शर्त क्या है, उस आधे अक्षर के वहां से क्या होना चाहिए, टुकड़े होने चाहिए। और अगर उस आधे अक्षर के वहां से टुकड़े हो रहे हैं तो आपके कौन सी संधि होगी, यण संधि। वर्धी संधि की पहचान, क्योंकि हमेशा इसमें क्या बन रहा है, वर्धी हो रही है, आई बन रहा है, औ बन रहा है, मतलब आपको दोनों के ऊपर क्या दिखाई देगी, क्या दिखाई देगी, 2 मात्राएं दिखाई देगी। क्योंकि आई की तो ये मात्रा होगी, आई की मात्रा तो क्या होगी, ये वाली, और ओ की मात्रा होगी ये वाली। तो ये दोनों ही मात्राएं आपको दिखाई देती है। और उन मात्राओं के यहाँ से अगर टुकड़े हो रहे हैं तो कौन सी संधि होगी, आपके वृद्धि संधि होगी। और अयादि संधि में आपको शब्द के अंदर ये अयादि, अय, औ, अय, आय, और आओ, अगर ये ध्वनि जो आपको सुनाई देती है तो आपके कौन सी संधि होगी, अयादि संधि होगी। तो ये दोस्तों हमने बात करी स्वर संधि के बारे में। मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आपने ये इंडेक्स अगर सही तरीके से याद कर ली और उसको अगर आपको अप्लाई करना आ गया तो आपके इस संधि में कहीं भी स्वर संधि में एक क्वेश्चन गलत होने की संभावना नहीं है। तो आप इस जो मैंने जो सारणी बनाई है, इस सारणी को बहुत अच्छे तरीके से याद कर लेना, कोई मुश्किल नहीं है। सारणी यही है केवल की स्वर संधि के कितने भेद है, 5 भेद है, दीर्घ गुणियन वृद्धि अयादि। क्या याद करना है, स्वर संधि के कितने भेद है, 5 भेद है, दीर्घ गुणियन वृद्धि अयादि। दीर्घ सजात, दीर्घ गुण, अ के बाद में ई उ री है तो ए ओ अर हो जाएगा। फिर यण संधि ई उ री के बाद में अगर असमान स्वर है तो ई का य, उ का व और री का र हो जाएगा। इसके बाद में हमने देखी थी वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में अ के बाद में ए, ऐ, ओ, औ है तो क्रमशः क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। मतलब ए है तो ऐ हो जाएगा, और ओ है तो औ हो जाएगा, और औ है तो औ रह जाएगा। मतलब वृद्धि नहीं है तो वृद्धि कर दो, वृद्धि है तो वृद्धि ही रहने दो। इसके बाद में हमने देखा था अयादि संधि। अयादि संधि में क्या होगा, प्रथम पद की अंतिम ध्वनि ए, ऐ, ओ, औ, और इसके बाद में अगर कोई भी असमान स्वर आए तो ए का अ, ऐ का आय, ओ का अ और औ का आ हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये थी अपने कौन सी संधि, स्वर संधि। तो अगर आपको ये आज हमारी जो संधि का वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें।